Hello, my dear companions. So, in this video, we are going to study chapter 2 of M. Lakshmikant, Indian Polity, 6th edition. And this chapter is about making of the constitution, and this will be part 1 of this chapter. So, since the video is like the whole chapter is about making of the constitution, so first thing which starts the chapter is demand for the constituent assembly. So how the idea of constituent assembly came into being, that is explained in the starting of the chapter. So in 1934, M.N. Roy, who is also known as the pioneer of communist movement in India, gave the idea of constituent assembly for the first time. तो पहली बार एम एन रॉय ये आइडिया लेकर आए थे कि constituent assembly बननी चाहिए to frame the constitution of India. And in 1935, Indian National Congress officially demanded the constituent assembly to frame constitution of India फर्स्ट टाइम. तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड रखी. 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन दिस केयरफुली, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि बिना किसी इंटरफेरेंस के, okay, by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. तो यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के हिसाब से बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइज मिली थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन. तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने ये डिमांड रखी थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें दिया जाए फ्री इंडिया के लिए, तो पहली बात कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कि ये जो लोग होंगे जो इलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हो. मतलब सब किसी को इक्वल, जितने भी एडल्ट्स हैं हमारी कंट्री में सबको इक्वल राइट मिले वोटिंग का, किसी भी बेसिस पे, प्रॉपर्टी टैक्स या एजुकेशन या किसी भी बेसिस पे हम वोटर्स को चूज ना करें. ओके. Then in 1940, finally the British government accepted in principle the demand for constituent assembly in August offer. ठीक है, जिसमें इन्होंने, और ये बेसिकली सिंपल सिर्फ इसलिए था ताकि इंडियंस का कोऑपरेशन मिले इन वर्ल्ड वॉर. तो उनका यही प्रपोजल ही था, ठीक है आप हमें वर्ल्ड वॉर में हेल्प करो, सपोर्ट करो, और हम लोग आपको आपकी इंडिपेंडेंस देंगे, आपकी जो भी डिमांड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम देंगे. देन इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मानी थी, तो उस बात को रखते हुए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए विथ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, उसके लिए क्या प्रपोजल है, क्या होना चाहिए, वो उन्होंने दिया था. बट दिस क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग. क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज चाहिए थे, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए. तो ये चीज यहाँ पे रिजेक्ट हुई थी, तो इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था क्रिप्स प्रपोजल को. उसके बाद फिर से 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसके मेंबर्स थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, जो हमने पहले भी पढ़ा है, और इसका नाम याद रखने के लिए आप इसको LAC से याद रख सकते हैं, LAC. ओके. तो ये कैबिनेट मिशन आई और इन्होंने भी फिर से प्रपोजल दिया, बट इस टाइम मुस्लिम लीग मान गई. क्यों? क्योंकि इस बार भी कैबिनेट मिशन ने भी दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज की डिमांड को रिजेक्ट किया था, लेकिन इन्होंने ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस दिए थे जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर गई मुस्लिम लीग को, तो उन्होंने मान लिया था कि ठीक है, वी विल अग्री टू दिस. So finally, the Constituent Assembly was constituted in November 1946 on the basis of the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. So total strength of the Assembly would be 389. तो 389 members होते उसमें, जिसमें 296 would be from British India and 93 from princely states. ठीक है, तो princely states मतलब राजा महाराजाओं वाला स्टेट. ठीक है, तो 296 जो ब्रिटिश इंडिया के थे उसमें भी डिवीजन था, लाइक 292 मेंबर्स वुड बी फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस, मतलब जो प्रोविंसेस डायरेक्टली गवर्नर्स के अंदर थे. तो ये बेसिकली मेजर प्रोविंसेस थे. ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल एंड असम. और जो बाकी माइनर प्रोविंसेस थे लाइक दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बालूचिस्तान, इन ये चीफ कमिश्नर्स के अंदर थे. ठीक है, तो इसमें इसीलिए गवर्नर्स प्रोविंसेस थे और ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नर के अंदर नहीं थे, ये चीफ कमिश्नर के अंदर थे. ठीक है, तो 292 फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस और 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. ठीक है, एक एक चारों से. ठीक है,
दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। और यहाँ पे जो भी सीट्स मिलने वाले थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, दैट वुड बी इन प्रोपोर्शन टू रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, तो प्रोविंस की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसको सीट्स मिलेंगी, एंड इट वाज रफली 1 सीट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। ओके, फिर ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट्स डिवाइड हुए थे वो कैसे हुए थे कि सीट्स एलोकेट वैसे नहीं हुए थे कि सबके बीच में इक्वल। इट वाज एलोकेटेड अमंग मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल मतलब एक्सेप्ट मुस्लिम्स और सिख्स जितने लोग बच गए उनमें सीट्स एलोकेट हुए थे। ठीक है, और ये जो हर एक कम्युनिटी थी, मुस्लिम, सिख्स और बाकी, ठीक है, तो हर एक कम्युनिटी का मेंबर विल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। मतलब अगर मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव हमें इलेक्ट करना है तो मुस्लिम्स ही, जो जितने भी मुस्लिम्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो लोग इलेक्ट करेंगे एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एंड द वोटिंग वुड बी फ्रॉम द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंपल मतलब में इसमें यहाँ पे ये होता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे जितने भी लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं, उनका नाम होगा, और आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, लाइक आपको जो सबसे सूटेबल लगता है आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, जो आपको लगता है कि ठीक है ये नहीं बना तो दूसरा कौन बन सकता है, आप उसको सेकंड प्रेफरेंस दोगे। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्योंकि वोट आपका एक ही है। ठीक है, आप वोट एक ही दे रहे हो, वो जो एक पूरा आपका पूरा प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपका एक वोट है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी मेंबर्स के लिए है, तो यहाँ पे आप वही आप एक एक करके अपनी प्रेफरेंस दे देते हैं उसमें, और फाइनली जो सिलेक्शन होता है वो यही होता है कि सबसे पहले ये लोग देखते हैं कि सबसे कम वोट, पहले ये लोग देखते हैं कि हाँ अगर वोट्स काउंट किए और किसी को सबसे ज्यादा वोट्स मिल गए फिर तो वो इलेक्ट हो गया। लेकिन अगर जो मेथड के हिसाब से जितने वोट्स मिलने चाहिए अगर मिल गया तो इलेक्ट हो गया, अगर नहीं हुआ तब ये लोग क्या करते हैं कि फिर ये लोग जो लास्ट मेंबर होता है जिसको सबसे कम वोट्स मिले होते हैं उसके वोट्स को डिस्कार्ड करते हैं, उसको बांट देते हैं बाकी में, फिर से काउंटिंग होती है और फिर ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि कोई अगर पहुंचा है जो डिजायर्ड वैल्यू है वहां तक, फिर नहीं पहुंचा तो फिर सेम तब तक करते हैं जब तक कि जो डिजायर्ड वैल्यूज चाहिए, जितना डिजायर्ड वोट चाहिए एक कैंडिडेट के लिए, वो किसी को ना मिल जाए, और जिसको मिलेगा वो ही इलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मेथड होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आप बाकी जगह भी पढ़ेंगे पॉलिटी में। ओके, तो यहाँ पे वही था कि मान लीजिए जो भी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चूज कर रहे हैं वो उसी कम्युनिटी का मेंबर चूज करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, और जब प्रिंसली स्टेट्स की बात हो रही थी तो प्रिंसली स्टेट्स में भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते वो नॉमिनेट हो रहे थे बाय हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। मतलब प्रिंसली स्टेट का जो हेड था वो नॉमिनेट करेगा कि हमारे प्रिंसली स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जैसे जवाहरलाल नेहरू की जो डिमांड थी कि होता है ना इलेक्ट एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शन होना चाहिए जो मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो फुल्ली तरीके से मानी नहीं गई काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए फुल्ली इलेक्टेड बॉडी नहीं है, ये पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है। उसमें भी इलेक्शन आप देखिए तो काफी लिमिटेड तरीके से की गई है कि होता है ना कम्युनिटी मेंबर्स अपने कम्युनिटी के लिए इलेक्ट करेंगे। उसमें भी मतलब इलेक्ट भी कौन कर रहा है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट, अपने कम्युनिटी के मेंबर को। तो ये जो लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे ये तो खुद बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइज पे आए थे ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने तो लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया था ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स प्रॉपर्टी एजुकेशन, जो हम सुन चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बेसिस पे जो लोग मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को वो इलेक्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर, वो भी कम्युनिटी वाइज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो जो ड्रीम था उस तरीके से फुलफिल नहीं हुआ, बट स्टिल होता है ना बहुत ही अच्छा प्रपोजल मिला, जो नहीं मिलता तो और बुरा हो जाता। सो इट वाज गुड, लेकिन वो जो फुल्ली एक एडल्ट फ्रेंचाइज वाली चीज थी वो फुल्ली आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा नहीं था। एंड नाइदर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ फुल्ली इलेक्टेड बॉडी, इट वाज पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए प्रिंसली स्टेट्स के केस में दे आर बीइंग नॉमिनेटेड बाय द हेड्स, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रही है। ओके, फिर इलेक्शन रिजल्ट्स आए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन था। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट्स जीती थी, मुस्लिम लीग 73 सीट्स जीती थी, और बाकी इंडिपेंडेंट और छोटे जो पार्टीज थे उनको मिला था। और जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट हुआ था दैट वाज नॉट फिल्ड, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स डिडंट ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एंड इफ वी नोटिस तो असेंबली में
इवन लाइक थोड़े से इलेक्शन जो थी वो थोड़ा लिमिटेड तरीके से इलेक्शन दी गई थी, स्टिल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इट वाज रिप्रेजेंटेशन, द इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड लाइक होता है ना, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, विमेन, एवरीबडी वॉज रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऐसा नहीं था कि ऐसा भी कोई भी एक सेक्शन छूटा था, पारसीज, एवरीवन, सो एवरीवन वॉज रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एंड इट इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एक्सेप्ट महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये आपको पता होना चाहिए। So finally, first meeting of the Constituent Assembly occurred on December 9, 1946, and Muslim League boycotted, क्योंकि इनको फिर से इनकी डिमांड हो गई कि नहीं, हमें अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए पाकिस्तान के लिए। सो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो ओल्डेस्ट मेंबर थे। ओ माय गॉड, व्हाट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ओल्डेस्ट मेंबर थे वो, और ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसको ही प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो बाद में थ्रू प्रोसेस अच्छे से इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट, एंड फाइनल प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके ओके, और दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। And on December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved Objectives Resolution in the Constituent Assembly. ये बहुत ही historic है because this Objectives Resolution actually forms the foundation of the constitutional structure of our country. और इसी का modified version आपको preamble में भी देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जब आप Objectives Resolution लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे या उसका ओरिजिनल फॉर्म भी पढ़ेंगे तो वो बहुत ही आर्टिस्टिक वे में उसका लैंग्वेज है, बट आई विल गिव यू अ सिंपलर फॉर्म ताकि आप समझ पाएं कि क्या आइडियाज थे जो प्रोवाइडेड थे ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन में, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द आइडियोलॉजी विच वी आर एमिंग फॉर, विच दे वर एमिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन अ वेरी सिंपलर फॉर्म। तो यहाँ पे पहली चीज जो बोली गई, दैट इंडिया इज प्रोक्लेम्ड एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन republic. Okay, obviously independent because now it's free from any foreign power, British, and sovereign because now it will have supreme authority over its territory, and republic क्योंकि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इलेक्टेड होंगे। तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड या नॉमिनेटेड होता है जहाँ पे भी उसको रिपब्लिक स्टेट बोलते हैं, और जहाँ पे रानी टाइप रूल होता है मोनार्क का, वो आपका मोनार्की ऑब्वियसली होता है। ओके, and this constituent assembly is going to draw up for her, which is India, future governance a constitution. तो ये constituent assembly इंडिया के फ्यूचर गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएगी। और सेकंड पॉइंट जो कहा गया था इट वाज कि जो भी यहाँ के टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश इंडिया के पार्ट हो या इंडियन स्टेट्स हो या फिर इंडिया के बाहर थे, या इफ एनी टेरिटरी विच इज विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जो बनना चाहती है इंडिया का पार्ट, सो इंडिया विल बी यूनियन ऑफ ऑल दीज टेरिटरीज। ठीक है, और इसीलिए इंडिया को हम लोग आप देखेंगे बाद में पढ़ेंगे, इट इज टोल्ड एज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, क्योंकि हमारे देश में स्टेट्स का स्ट्रक्चर बाउंड्रीज चेंज हो सकता है बट हमारी कंट्री को तोड़ा नहीं जा सकता। जो कि और ये किसके रेफरेंस में आपको समझ में आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे क्या है कि एक अग्रीमेंट के तौर पे बहुत सारे स्टेट्स मिलकर आए थे और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था, बट हमारी इंडिया किसी स्टेट्स के अग्रीमेंट के बीच की बात नहीं है। ठीक है, ये हमारी कंट्री एक फुल यूनियन है, इसके अंदर जो स्टेट्स हैं ये टूट मूट सकते हैं, और इसीलिए देखिएगा हम लोग नए नए हमारे स्टेट्स बनते हैं, बाउंड्रीज चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए वी से इंडिया एज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, क्योंकि उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स को ऑब्वियसली मतलब उनके बाउंड्रीज को उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट इंडिया से बाहर जा सकती है। ओके, दिस इज व्हाट वी मीन बाय यूनियन। ओके, और एक जो चीज कहेगी कि जो भी यहाँ की टेरिटरीज हैं विद प्रेजेंट बाउंड्रीज, जो उनकी अभी की बाउंड्रीज हैं, या इफ इट इज एज डिटर्मिन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चेंज किया बाउंड्रीज, तो वट एवर ये जो टेरिटरीज हैं दीज आर गोइंग टू फंक्शन एज ऑटोनमस यूनिट्स, मतलब इनकी अपनी अथॉरिटी होगी इन देयर रीजन। ठीक है, विथ रेसिडुअरी पावर्स, मतलब जो भी बचे हुए पावर्स होंगे एक्सेप्ट पावर्स असाइन टू द यूनियन, तो यूनियन को जो पावर्स दिए जाएंगे और उससे जो बच जाएंगे जितने भी पावर्स, रेस्ट पावर्स जो होंगे वो इन टेरिटरीज को मिलेगा, एंड दे विल फंक्शन एज ऑटोनमस यूनिट्स। ओके, मतलब स्टेट्स को उनकी पावर देने
करने की बात हो रही है। ओके, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो चीज बोली गई थी, इट वाज दैट ऑल पावर एंड अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हमारे people country है ये, so all power and authority is derived from the people. You'll see this in the preamble as well. And in this objective resolution, it was guaranteed and secured to all the people of India justice, and it was like well elaborated that किस तरीके की justice हम guarantee कर रहे हैं या secure कर रहे हैं all the people of India को। justice social, economic and political, मतलब सिर्फ social justice नहीं, social भी, economic भी और political भी। ओके, हर तरीके की justice मिलेगी। ओके, ये मतलब अमीर गरीब, फिर न्याय जैसे होता है ना सोशल में आपका बैकवर्ड या फॉरवर्ड लोग, पॉलिटिकल जस्टिस भी, कि पॉलिटिकली किसी को डिप्राइव ना किया जाए उनके राइट्स से। सो ऑल टाइप्स ऑफ जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, तो इक्वालिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी नहीं, लॉ के सामने भी हर कोई बराबर है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, हर कोई इक्वल है लॉ के सामने भी, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, मतलब सोचने का, एक्सप्रेस करने का, कुछ भी बिलीव करने का, फेथ, वर्शिप, आपको जो करना है, आप हर चीज की फ्रीडम है आपके पास। वोकेशन इज प्रोफेशन, आप जो भी आपको प्रोफेशन में जाना है, हर चीज की फ्रीडम है आपके पास। एसोसिएशन, इफ यू वांट टू क्रिएट अ यूनियन, एसोसिएट विद पीपल, उसकी भी फ्रीडम है आपके पास। एक्शन की फ्रीडम है, आप whatever action you need to take, subject to, but all this freedom is subject to law and public morality। नहीं तो फ्रीडम तो बहुत ही वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है ना, तो अगर मैं बोलूंगी कि मुझे फ्रीडम में लोगों को मारना है तो वो तो सही नहीं होगा। सो इट हैज टू बी सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो पब्लिक मोरालिटी और लॉ के सब्जेक्ट के अंदर होता है ना, अगर आप नियम के अंदर हैं और आप सही काम कर रहे हैं तो आपको उसकी फ्रीडम है, आपको कोई रोक नहीं सकता। Adequate safeguards for minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes। तो जितने भी oppressed sections थे या अंडर रिप्रेजेंटेड या जिनको अच्छे तरीके से एक फोरम नहीं मिला था, इन सारे के लिए सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे। जो माइनॉरिटीज हैं, कम है, जो हमारे जो सेक्शंस की पॉपुलेशन कम है हमारी कंट्री में, बैकवर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, ट्राइबल एरियाज हैं जो बहुत अनटच्ड होते हैं नॉर्मल सोसाइटी से, फिर डिप्रेस सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किए गए हैं सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से, और बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, मतलब जिनके भी सोशली या इकोनॉमिकली उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, ये सारी क्लासेस को सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे ताकि इनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। एंड विल ट्राई टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, कि अब कोई इस देश के अंदर आके इसकी जो ये इंटीग्रिटी है उसको तोड़े ना, होता है ना, वो हम मेंटेन करेंगे। जो सोवरेन राइट्स हैं ऑन लैंड, सी एंड एयर, मतलब जो भी हमारी कंट्री के अंदर लैंड, सी और एयर है, उसके जो सोवरेन राइट्स हैं, दैट इज आर्स नाउ अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। मतलब जितने भी सिविलाइज्ड नेशंस हैं उनको जिस तरीके की होता है ना अपनी कंट्री के लिए जो एक इंटीग्रिटी दी जाती है कि हाँ आपकी ये आपका कंट्री है ये, और जो भी सोवरेन राइट्स होते हैं, तो उस हिसाब से जो भी सिविलाइज नेशंस के जस्टिस या लॉ के हिसाब से जो ये सारी राइट्स होती हैं, ये अब इंडिया को भी मिलेगी। ओके, एंड आई हैव नॉट edited the last point because it was so beautiful and so emotional to read this line, that this ancient land, I'll just read this, it's beautiful, please like feel it with me. So this ancient land, that is our country India, attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind। तो ये जो एंशंट लैंड थी हमारे इंडिया को, इसको अब इसकी राइटफुल जो सही जगह इज्जत मिलेगी, एंड इट विल मेक इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन, जो भी हमारा फुल और विलिंग जितना हम कर सकते हैं वो पूरा कंट्रीब्यूशन हम करेंगे टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस के लिए और मैनकाइंड के अच्छे के लिए, लोगों के भलाई के लिए। ओके, एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली, मतलब बिना किसी अपोजिशन के, adopted by the assembly on January 22 1947। okay,
सो आफ्टर दैट अप्रैल 28 1947 में अभी क्या हुआ था बीच का एक स्टोरी ये है कि जो भी हमें पता है कि प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट्स के लोग भी ज्वाइन करने लगे क्योंकि माउंटबेटन प्लान आया। जब उन्हें लगने लगा कि ठीक है अब पार्टीशन होगा एंड ऑल दैट, तब उनको भी थोड़ा भरोसा आया, तो वो धीरे धीरे जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके भी लोग ज्वाइन किए। और इसीलिए अप्रैल 28 1947 को 6 states के representatives were part of the assembly, and these 6 states were बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा एंड उदयपुर। तो ये प्रिंसली स्टेट्स अप्रैल 28 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन कर चुके थे। एंड नवंबर 17 1947 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, इट मेट एज डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस लाए गए थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू। तो वहां पे एक चीज ये भी बोली गई थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगी, ये जब तक कि इलेक्शन नहीं होता है फ्री इंडिया में तब तक ये लेजिस्लेचर का काम भी करेगी, मतलब पार्लियामेंट की तरह काम भी करेगी। ठीक है, तो इसीलिए डोमिनियन लेजिस्लेचर हम इसको बोलते हैं, क्योंकि डोमिनियंस में डिवाइड हुए थे ना, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो डोमिनियन ऑफ इंडिया का जो भी ये डोमिनियन लेजिस्लेचर था, ये जब फर्स्ट टाइम एज लेजिस्लेचर मिले थे, देन दे अपॉइंटेड द स्पीकर जीवी मावलंकर। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इसलिए दो प्रेसिडेंट्स होते थे। एक कि जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह मिलेंगे तो प्रेसिडेंट कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब लेजिस्लेचर की तरह आकर मीटिंग करेगी कि लॉज बनाने के लिए, तब स्पीकर होंगे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो इसीलिए दो प्रेसिडेंट्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। और जून 3 1947 को जैसा कि हमें पता है कि माउंटबेटन प्लान ऑन पार्टीशन वाज एक्सेप्टेड, और इसीलिए जो प्रिंसली स्टेट्स और मुस्लिम लीग थे ये लोग असेंबली में आए थे। ओके, जब इन्हें समझ में आ गया था कि पार्टीशन एक्सेप्ट होगी। ओके, तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने पहली बात क्या क्या चेंजेस लाई थी? फर्स्ट थिंग कि असेंबली को फुल्ली सोवरेन बॉडी बनाया गया, मतलब ये अभी इस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसके पास सुप्रीम पावर्स हैं, ये चाहे तो कोई भी लॉज को ऑल्टर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जो भी ब्रिटिशर्स ने लाया था सब कुछ ये कर सकते हैं, ये फुल्ली सोवरेन बॉडी है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी फंक्शन करेगी, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगी, एंड दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, डोमिनियन लेजिस्लेचर। एंड एज आई सेड, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह मिलती थी तो कौन प्रेसिडेंट होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो प्रेसिडेंट कौन होते थे? जीवी मावलंकर, हु वाज एक्चुअली द स्पीकर ऑफ दिस डोमिनियन लेजिस्लेचर। और ये दोनों फंक्शंस चले नवंबर 26 1949 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम चला। ओके, और 2015 से ये जो नवंबर 26 डेट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी डेट को एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो नवंबर 26 1949 तक हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड एज डोमिनियन लेजिस्लेचर दोनों फंक्शंस की तरह काम करती थी। ठीक है, ओके, तो इनका अगर ओवरऑल पीरियड देखें हम डोमिनियन लेजिस्लेचर का, तो ये नवंबर 17 1947 से इन्होंने शुरू किया था डोमिनियन लेजिस्लेचर का काम, और नवंबर 26 1949 तक ये सब कुछ चला था। ओके, और क्योंकि हमें पता है कि पार्टीशन की प्लान एक्सेप्ट हो गई थी, तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो निकल चुके थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, जो भी पाकिस्तान एरियाज के थे, लाइक वेस्ट पंजाब, देन ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बालूचिस्तान एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, और इसमें रेफरेंडम किया गया था, तो जो वो फेवर में आया था पाकिस्तान के, तो इसीलिए असम का ये डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के अंदर हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए मुस्लिम लीग निकल गए और इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। So this is where we end part 1 of the video, and I'll be coming up with part 2 shortly. And if you want the PDF of this video, please mail me. And if you're willing to contribute something, I'll just provide you the details. But if you have some financial constraint, you can say that in the mail and I'll provide you the PDF for free. Okay. So thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video. Bye bye.